नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाई मोनिका में। आज हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे जो कक्षा 10 की आरबीएससी की बुक है उसमें चैप्टर 9 दे रखा है राजस्थानी भाषा और साहित्य का। तो आज हम राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर के अंदर से कम 2 या 3 सवाल तो पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, है ना। तो आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। इसको अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, पहले राजस्थानी भाषा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो इसका साहित्य है उसको पढ़ लेंगे। तो साहित्य में तो रचनाएं याद करनी है आपको। राजस्थानी भाषा के बारे में ये पढ़ना है कि राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ है, कौन कौन से सोर्स यानी अपभ्रंश से मानते हैं, कुछ लोग मरु अपभ्रंश से मानते हैं। तो अपभ्रंश से हुआ है बेसिक, लेकिन कौन से अपभ्रंश से हुआ है, गुजरी अपभ्रंश से हुआ है, इस सब चीजों के बारे में हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी भाषा की बोलियां, कि राजस्थानी भाषा की कितनी बोलियां उपबोलियां हैं ना, उपभाषाएं हैं पहले, और फिर उपभाषाओं में भी बोलियां दे रखी है। तो पूछा जाता है कि कोई उपबोली का नाम दे देंगे कि भाई कोई ये बोली है, बताओ ये कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है। तो ऐसे मिलान के क्वेश्चन या फिर 2-3 कोटेशन के क्वेश्चन डाल डाल के पूछ ले जाते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाई मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे कक्षा 10 के जो चैप्टर 9 है राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में। तो राजस्थानी भाषा साहित्य के सवाल हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, भाषा से रिलेटेड हो चाहे साहित्य से रिलेटेड हो। तो हम इस चैप्टर को पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बाकी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में शुरुआत करते हैं कि राजस्थानी भाषा का तात्पर्य क्या है। तो राजस्थानी भाषा का तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की भाषा। जो राजस्थान के लोग बोलते हैं वो उनकी भाषा है, उसी को मातृभाषा को ही राजस्थानी भाषा कहते हैं। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है 835 विक्रम संवत में उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित। अब आप एक चीज़ देखिए, ये 835 विक्रम संवत है, तो ये 913 इसमें जो ईस्वी दे रखी है गलत दे रखी है। 913 ईस्वी कैसे आएगी? 835 विक्रम संवत जब निकालते हैं विक्रम संवत से ईस्वी, तो उसमें 57 ईस्वी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि जो ईस्वी है वो क्या है, ईसा पूर्व है। और कब 57 साल ईसा पूर्व से क्या था, विक्रम संवत चालू था, मान्य था, वहाँ से शुरू हुआ था। तो इसमें 57 निकालेंगे तो ये 778 ईस्वी बनेगा, है ना। तो ये डाउटफुल है तो आप इसको कट कर दीजिए। विक्रम संवत याद रख लीजिए 835 विक्रम संवत, या ईस्वी में याद रखना है तो 778 ईस्वी याद रख सकते हैं। उसमें क्या हुआ, उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी थी एक पुस्तक। इस पुस्तक को भी कई बार पूछ लेते हैं, ये बुक किसकी है, मिलान में पूछ लेते हैं, वैसे पूछ लेते हैं। तो उद्योतन सूरी की इसका नाम है कुवलय माला। कुवलय माला के अंदर कितनी 18 देशी भाषाएं दी हुई थी, उनमें एक मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था। 18 देशी भाषाओं में से लिखा हुआ था कि भाई एक मरु भाषा भी है, जो कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। कहाँ पे? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया। तो जो राजस्थानी भाषा वर्ड यूज किया था वो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। कब? 1912 में। कौन सी किताब में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये किताब भी बहुत बार पूछी जाती है, गिरियसन की कौन सी किताब है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। या ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कब लिखी गई? 1912 में। किसकी है? अब्राहम गिरियसन की है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ या किसने किया? तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप अच्छे से इनको याद कीजिएगा। जो इस प्रदेश में सबसे प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। तो राजस्थानी किसको कहते हैं? बहुत सारी भाषाओं के सामूहिक नाम को कहते हैं। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। अब जो राजस्थान में जो सारी भाषाएं बोली जाती है सबको मिला हुआ रूप क्या कहते हैं? राजस्थानी कहते हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सभी इसकी बोलियां और उपभाषाएं हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई? राजस्थान भाषा पर 10वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का प्रभाव अत्यधिक रहा है। 10वीं शताब्दी तक तो क्या रहा, जो पश्चिम भारत के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली अपभ्रंश था उसका प्रभाव रहा है। क्योंकि देखिए, भाषा का विकास ही ऐसे हुआ है। सबसे पहले भाषा का विकास, सबसे पहले हमारे देश में सबको पता है क्या बोली जाती थी? संस्कृत। और संस्कृत से क्या बनी भाई? पहले वैदिक संस्कृत थी, है ना। और फिर नॉर्मल लौकिक, जो लोक प्रचलित हो जाती है भाषा, जो देसी भाषाएं बढ़ जाती है, वो लौकिक संस्कृत आई। उसके बाद आई पाली, जो बुद्ध के टाइम में बोली जाती। उसके बाद हुआ प्राकृत। जैसे ही भाषा का रूप बिगड़ता जाता है समय के अकॉर्डिंग, लोग अपने लहजे के अकॉर्डिंग या अपने देसी जहाँ वातावरण में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ रूप बिगड़ता जाता है। तो उससे क्या है, अलग अलग भाषाओं का निर्माण हुआ। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश।
और अपभ्रंश से फिर विकास हुआ सब भाषाओं का। अब अपभ्रंश की काफ़ी शाखाएं निकली अलग अलग क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग, गोजरी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, है ना। तो वो अपभ्रंश से फिर अलग हिंदी का भी अपभ्रंश से ही विकास हुआ है, और जो हमारी राजस्थानी है उसका गोजरी अपभ्रंश से विकास हुआ है। कुछ लोग इसे मारू अपभ्रंश से भी, मरु गोजरी अपभ्रंश से भी मानते हैं। तो हम अब देख लेंगे आगे। हालांकि राजस्थान की उद्भव, जो राजस्थानी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ। हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थानी भाषा, हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। राजस्थानी के उद्भव के लिए 11वीं-12वीं शताब्दी से माना जा रहा है, परंतु 16वीं शताब्दी के बाद में राजस्थानी भाषा का जो विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में ये कहा जा सकता है कि जो समस्त भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो वैदिक संस्कृत रही, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप जब उसमें जटिलता आ गई तो वो लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। जैसे मैंने बताया था ना सबसे पहले कि पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर संस्कृत से ही क्या बनी, पाली बनी। लौकिक संस्कृत में जब ध्रुवता आने लगी तो पाली ने स्थान ले लिया, और पाली में जब ध्रुवता आने लगी उसमें मतलब कठिन शब्दों का उपयोग होने लगा, लोगों को कठिन लगा, और जो लोक में प्रचलित जैसे विकृत हो जाते हैं शब्दों के रूप, तो उससे वो क्या बन गई, प्राकृत बन गई। जैसा कि माना जाता है कि भाषा की कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा किधर अग्रसर होती है, अब ये एक कोटेशन डाल के पूछ सकते हैं कि भाषा, बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। दूसरा ही कथन दे देंगे भाषा सरलता से कठिनता की ओर अग्रसर होती है ना। तो ऐसे आपको एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लेना है। प्राकृत भी जब कठिन बनने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंशों से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। अलग अलग विद्वान अलग अलग अपभ्रंश से मानते हैं तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है। तो कुछ विद्वान है जो किससे मानते हैं, शोरसेनी उपभ्रंश से, कुछ नागर उपभ्रंश से, और कुछ मरु अपभ्रंश से मानते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो मत है, जो बहुत सारे विद्वान मानते हैं, वो मरु गुजरी अपभ्रंश का सबसे ज्यादा मत है कि भाई मरु गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है ना। इसमें हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, मोतीलाल मेनारिया है और के.एम. मुंशी जी हैं, और भी कई लोग हैं जो इनसे मानते हैं कि इनका विकास मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश से तो ग्रियेशन मानते हैं, नागर अपभ्रंश से मानते हैं शायद ग्रियेशन तो, और शोरसेनी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकास मानते हैं सुनीति कुमार चैटर्जी जी। तो आप अपन देख लेंगे कि कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या माना है, तो उसके लिए एक अलग चार्ट में डाल दूंगी, आप उसमें से कर सकते हैं। उचित लगता है कि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा और गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो ज्ञात होता है कि राजस्थानी गुजराती में अनेक समानताएं थी। जो राजस्थानी भाषा है और गुजराती भाषा में अनेक समानता थी, इसलिए क्या मानते हैं कि जो मरु गुजरी अपभ्रंश है और जो उसी से ही गुजराती भाषा निकली है और उसी से ही राजस्थानी भाषा में निकली है, क्योंकि दोनों भाषाओं में समानता काफी है। अब देखेंगे क्षेत्रीय बोलियां। तो ग्रियेशन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। तो ग्रियेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि ग्रियेशन ने राजस्थानी भाषा को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियां 2 भागों में ही विभाजित की है। उन्होंने क्या किया, राजस्थान की जो बोलियां थी वो 2 भाग में ही बांटी है। वैसे तो 5 बोलियां, 5 मुख्य वर्ग बांटे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है कि ग्रियेशन के द्वारा राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, ऐसे पूछ लेंगे। या इनमें से राजस्थान की जो बोलियों का वर्गीकरण है वो ग्रियेशन के द्वारा नहीं किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या जिसमें इसमें एक तरीके से अलग ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न जो बोलियां दे रखी है उनका वर्गीकरण ग्रियेशन के द्वारा नहीं किया गया, वो ऑप्शन को अलग कीजिए। तो आपको सभी तरह से तैयार रहना है, अच्छे से पढ़ना है। अब हम देखेंगे पश्चिमी राजस्थानी। एक भाग तो किया पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी, 2 ही भाग करे, पश्चिमी राजस्थानी पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर उन्होंने क्या माना, अब मान लो आप मैप के आधार पे पढ़ सकते हो, ये राजस्थान का मैप हो गया अपना, है ना। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी ये क्षेत्र, मेवाड़ी ये क्षेत्र, और बागड़ी में नीचे का क्षेत्र, और ये शेखावाटी क्षेत्र, है ना। ये पूरा राजस्थान कवर कर लिया। जो पश्चिम का राजस्थान था उसमें शेखावाटी को भी ले लिया है। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी को किस में माना है, इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी में माना है। अब पूर्वी राजस्थानी के अंदर कितने, इसमें तो 4 बोलियों को माना है, 4 बोलियां हैं। अब इसके अंदर पूर्वी राजस्थानी में भी 4 बोलियां है। 4 बोलियां कौन कौन सी है पूर्व राजस्थान की, ये जयपुर ढूंढाड़ी, ये हाड़ौती
हाड़ौती का अलग ही क्षेत्र है, और मेवाती जो अलवर भरतपुर में बोली जाती है, और अहीरवाटी जो अलवर के ही जो कुछ एरिया है, जैसे कि मुंडावर, कोट काशिम, भैरोड, कोटपूतली और नारनौल के आसपास जो अहीरों का एरिया है, वहाँ पे बोली जाने वाली अहीरवाटी, जिसको राठी भी कहते हैं। तो ये 4 भाषाएं पूर्वी राजस्थानी के अंदर दी है। किसने दी है? ये हमारे ग्रियेशन साहब ने बांटी है। पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाती, अहीरवाटी। क्योंकि ढूंढाड़ी से ही क्या बनी है? हाड़ौती बनी है। ढूंढाड़ी और हाड़ौती में बहुत सारी समानताएं हैं। 6 का प्रयोग दोनों में होता है, ढूंढाड़ी में भी और हाड़ौती में भी। और मेवाती और अहीरवाटी में लगभग समानताएं हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां पढ़ेंगे। राजस्थानी की प्रमुख बोलियों में सबसे पहला नाम आता है मारवाड़ी का। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन कवर करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भी मारवाड़ी है, और वैसे भी मारवाड़ी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भौगोलिक क्षेत्र की इसीलिए इसमें भौगोलिक क्षेत्र की वजह से मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, और इस क्षेत्र की जो बोली है वो क्या है? मारवाड़ी है। यही कारण है कि राजस्थान की बोलियों में मारवाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य सर्जन की अपेक्षाकृत अधिक भी हुआ है। जो साहित्य भी रचा गया वो बहुत ज़्यादा मारवाड़ी में ही रचा गया है। ये पूछ ले कि साहित्य सर्जन मारवाड़ी में कम हुआ है ना? ये एक लाइन दे सकते हैं। आजकल कहीं से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप तैयार रहें हर तरह के क्वेश्चन के लिए। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। अभी ये ब्रीट में पूछा भी था कि साहित्य सर्जन अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, और कहीं कहीं इसे राजस्थानी का पर्याय माना जाता है। L2 SST के अंदर यही सेम लाइन उठा के पूछी थी कि भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए बोली को मारवाड़ी कहा जाता है, और राजस्थानी का पर्याय भी है मारवाड़ी। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान के पश्चिमी सीमा से जुड़ा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। आज इस बोली के क्षेत्र में अब बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है मारवाड़ी, ये देख लेंगे। जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी के कुछ क्षेत्र इससे संबद्ध रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, पाली और शेखावाटी ये सब किसके? मारवाड़ क्षेत्र का भाग है, इसलिए इसमें मारवाड़ी बोली जाती है। अब थली और गोड़वाड़ी भी इसकी बोलियाँ हैं। थली और गोड़वाड़ी एक बार देख लीजिए कहाँ बोली जाती है। जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया है ना। थली तो बोली जाती है जो जोधपुर के आसपास का एरिया है ना, वहाँ पे बोली जाती है। जोधपुर से बीकानेर के आसपास का एरिया है, ये बीकानेर है और ये जोधपुर है। तो जोधपुर और बीकानेर के जो एरिया में बोली जाती है थली। बीकानेर, जोधपुर के एरिया में कुछ क्षेत्र है वहाँ पे थली। गोड़वाड़ी कहाँ बोली जाती है? गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं सिरोही को। गोड़वाड़ प्रदेश किसको कहते हैं? ये सिरोही है, यहाँ पे बोली जाती है गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ प्रदेश के कारण। तो सिरोही की जो बोली है वो गोड़वाड़ी। तो ये इसकी बोली क्या हो गई? थली और गोड़वाड़ी, ये याद रखेंगे। अगला पढ़ेंगे मेवाड़ी। मेवाड़ी ये मेवाड़ क्षेत्र है, उदयपुर वाला जितना भी क्षेत्र है, उदयपुर, चित्तौड़, ये सारा किस में आता है? मेवाड़ के अंदर। तो मेवाड़ के क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। साहित्य की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ का सबसे ज्यादा साहित्य लेखन हुआ है। राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा में मेवाड़ी बोली जाती है। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, इन 4, ये उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये एरिया किसका हो गया? मेवाड़ का हो गया। मेवाड़ में पर्वतीय क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वती मेवाड़ी कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में बोले जाने वाली को मैदानी मेवाड़ी कहते हैं। अगला है अब ढूंढाड़ी। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है। ढूंढाड़ प्रदेश किसको कहते हैं? आमेर, जो अभी प्रेजेंट में क्या है? जयपुर है। उस क्षेत्र में बोली जाने वाली ढूंढाड़ी बोली कही जाती है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 6 शब्द का प्रयोग होता है। हर कोई जैसे बोलते हैं काई 6, के करल 6, तो ये ऐसे 6 का प्रयोग है। आप लोग समझ गए होंगे कि जो जयपुर के प्रॉपर निवासी है या इधर शाहपुरा तक ये बोली बोली जाती है, और फिर उधर अपने हाड़ौती में भी इसका प्रभाव है। हाड़ौती इसी से निकल के बनी हुई बोली है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती प्रभाव को इंगित करता है। तो जो ये 6 शब्द है ये गुजराती के प्रभाव से इंगित लगता है कि भाई कहीं ना कहीं गुजराती का प्रभाव यहाँ पे पड़ा है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दुद्दू क्षेत्र को ढूंढाड़ी क्षेत्र कहते हैं। जयपुर, दौसा, बगरू और दुद्दू। अब इसके देख लेंगे हम। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल इसकी उपबोलियां है। इंपॉर्टेंट उपबोलियां है तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल, है ना। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उपबोलियां हैं। अगला देखेंगे हाड़ौती। हाड़ौती में हाड़ा राजपूत के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इसमें भी ढूंढाड़ी की तरह 6 का प्रयोग होता है। और हाड़ौती में जितने भी जिले, कोटा, बूंदी, बारां क्षेत्र जो है वो हाड़ौती बोली का क्षेत्र रहा है। अगली बोली है मेवाती। मेव जाति का आधिक्य होने के कारण अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती बोली कहा गया है। इस क्षेत्र में राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भरतपुर के आसपास ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखता है।
बागड़ी में, बागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बागड़ी कहलाती है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। और ग्रियर्सन ने तो बागड़ी को स्वतंत्र रूप से भीली बोली भी कहा है। क्या कहा है? भीली, भीलों के द्वारा बोले जाने वाली बोली को भीली बोली, जिसके ऊपर किसका? गुजराती का प्रभाव स्पष्ट है, क्योंकि गुजरात क्षेत्र लगता है। देखिए, जिस भी राज्य से जुड़ा हुआ जिला होगा या फिर क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में दूसरे जो भी राज्य जुड़े हुए हैं तो उनकी जो बोलियां होंगी उसका प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा होने के कारण वहाँ की बोलियों में, वहाँ के रहन सहन में और आपकी संस्कृति वगैरह में भी जो भी पहनावा है उसमें थोड़ा थोड़ा अपने आ जाता है। ऐसे नहीं है कि बस हमने भौगोलिक रेखाएं खींच दी तो उससे क्या संस्कृति का आदान प्रदान नहीं होगा, सब चीज़ें होती है। आप समझ सकते होंगे ये चीज़। मान लीजिए आपका पड़ोसी गाँव है, उस पड़ोसी गाँव में कोई रीति रिवाज है तो लगभग वैसा रीति रिवाज आपके गाँव में भी होगा, है ना। ये क्षेत्र क्षेत्र में चलता रहता है। मालवी, अगला मालवी, प्राचीन मालवा प्रदेश राजस्थान प्रदेश का बहुत गहरा संबंध था मालवा के साथ। मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्र में मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत ही कठिन है। मालवी का अंतर करना क्या है? बहुत कठिन है। मालवी को ही राजस्थान की बोली स्वीकार किया गया है। मालवी को किसकी बोली स्वीकार किया? राजस्थान की। अब मालवी कहाँ बोली जाती है? प्रतापगढ़ के क्षेत्र है, प्रतापगढ़ के क्षेत्र में ही मालवी बोली जाती है। स्पेशल इस चीज़ को याद रखें, ये एक फैक्ट है ना। प्रतापगढ़ क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। अब इसकी रांगड़ी और निमाड़ी, दो बोलियां किसकी है? मालवी की है, रांगड़ी और निमाड़ी। शेखावाटी से राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। इसी क्षेत्र की बोली शेखावाटी कहलाती है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर तक इस बोली का क्षेत्र है। अब देखेंगे भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, जो कबीला संस्कृति को लिए हुए हैं। इस प्रकार जनजातियां वे भील, मीणा, ग्रासी आदि प्रमुख है। भीलों का क्षेत्र व्यापक है, इनकी बोली को भीली बोली स्वीकार किया गया है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं के द्वारा होता है। भाषा का निर्माण किन के द्वारा होता है? बोलियों के द्वारा होता है या उपभाषाओं। बोलियों को ही क्या कह देंगे? उपभाषा कह देंगे। तो भाषा का निर्माण उपभाषाओं के द्वारा होता है, ये कथन कारण में आ सकता है। इस रूप से यह निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो राजस्थानी की बोलियों से किसका विकास हुआ है? राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो ये तो हो गई राजस्थानी भाषा के उद्भव और विकास की बात। अब हम आगे इसमें देख लेते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है वो किस प्रकार लिखा गया, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुए हैं हालांकि उन एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि बताइए राजस्थानी साहित्य किस किस प्रकार से क्रम के अनुसार जमाने के पूछा था कि क्रम के अनुसार जमाइए। तो राजस्थानी साहित्य के जो इतिहास और परंपरा रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। पहले के जमाने में क्या करते थे? पत्थरों उत्थरों पे लिखवा देते थे कि ये हमारा इतिहास है और हमने ये काम किए हैं। राजाओं के आपने पढ़ा होगा राजसमंद झील में राज प्रशस्ति है, राज सिंह के द्वारा लगवाई गई। तो वो किताबों में न सहज के किसमें कर दिया? पत्थरों पे उत्कीर्ण करवा दिया ताकि वो हमेशा बरकरार रहे। जैसे किताबें तो फट सकती है, पन्ने फट सकते हैं, पहले इतने पन्ने भी नहीं होते, पेज भी नहीं हो पाते थे कि भाई कागज मिल गया लिखने के लिए, इतना ईजी प्रोसेस नहीं था। जिससे उसमें शिलालेख, अभिलेख, सिक्कों, मोहर जो साहित्य में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहते हैं। अब देखो अभिलेखीय साहित्य की इसमें पूरी परिभाषा बताइए। अभिलेखीय साहित्य किसे कहेंगे? शिलालेख जो पत्थर होते हैं, अभिलेख सिक्के के ऊपर, मोहर के ऊपर जो साहित्य उत्कीर्ण कर दिया जाता था वो अभिलेखीय साहित्य कहलाता है। यद्यपि यह सामग्री अल्प मात्रा में, बहुत कम थोड़ी मात्रा में है, जितनी भी सामग्री उपलब्ध है उसका साहित्य और ऐतिहासिक दोनों का महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता के लिए रहा है। जो राजस्थानी का साहित्य है वो किसके लिए रहा है? जो लिखित साहित्य है, जो लिखा गया साहित्य वो किसके लिए है? वाणी निष्ठता के लिए की विशेषता रही है। उसके अंदर की जो कह दिया वो हो जाएगा, है ना, एक तरीके से, जिसे लोक साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक साहित्य भी कहते हैं। यह साहित्य लोक के अनुभवों का अक्षय भंडार रहा है। जो भाई हमारे पहले के राजाओं ने या फिर किसी ने भी जो चीज़ अनुभव की उसके आधार पर ही साहित्य लिखा गया है। जहाँ पर विविध विधाओं में से साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा है। राजस्थानी साहित्य के इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो राजस्थानी साहित्य है उसका जो इतिहास परंपरा है उसको हम नीचे दिए गए हैं कि कितने काल क्रम में बांटा है।
तो राजस्थानी साहित्य को चार काल प्रक में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, सबसे प्राचीन काल था, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, वीर गाथा काल थी। प्राचीन काल में वीर गाथा काल क्यों कहा गया, क्योंकि उस टाइम लगभग ये 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास, 11 से 12 शताब्दी मान लो आप, 11 से 12वीं शताब्दी के अंत तक जो साहित्य लिखा गया उसमें अनेक राजाओं के वीरता का वर्णन किया गया है। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान उसी टाइम हुए थे, है ना। 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे, उनके बारे में भी जो साहित्य रचा गया वो वीर गाथा काल में आता है। तो जो भी साहित्य वीरता से पूर्ण था, ओज से पूर्ण था और उनके अंदर युद्धों का वर्णन था, सजीव वर्णन था, उसको कहा गया वीर गाथा काल। और वीर गाथा काल का अगर मोटा मोटा ये देखें कि कहाँ से कहाँ तक मान सकते हैं, तो 1050 ईस्वी से लेके और 1450 ईस्वी तक। अगर आप इसको विक्रम संवत में बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 57 ऐड कर देंगे, है ना, इसमें 57 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, विक्रम संवत में बन जाएगा। किसमें, विक्रम संवत में। विक्रम संवत बनाने के लिए इसमें 57 ऐड करते जाइए। विक्रम संवत में भी पूछ सकता है कालक्रम, क्योंकि अभी कालक्रम की शुरुआत है, अब धीरे धीरे ये आगे क्वेश्चन बढ़ के ही पूछे जाएंगे। उसके बाद था प्राचीन काल हो गया, उसको वीरगाथा काल कहते हैं। दूसरा था पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल एक हुआ, मध्यकाल के दो भाग कर दिए गए, पूर्व पहले का मध्यकाल, उत्तर बाद का मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल में 1450 से लेके 1650 तक, उस टाइम क्या हुआ कि युद्ध बहुत ज्यादा लड़ लिए गए थे, मुस्लिम आक्रांता आ गए थे, बहुत सारे गजनवी वगैरह आए और खूब सारे अलाउद्दीन खिलजी आया, तो इन्होंने बहुत सारे अपने लड़ाइयाँ लड़ी और जिससे कि जनता को थोड़ा सा विश्वास उठ गया कि यार अब कुछ नहीं हो सकता अपना, और अपने पास कोई और काम धंधा बचा नहीं है, लुटेरे आ गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि भगवान की भक्ति की जाए, और फिर जो भी हमारे संत महात्मा थे उन्होंने भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करके लोगों के अंदर आशा और उत्साह का संचार किया, इसलिए इसको कहेंगे भक्ति काल। 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। उसके बाद में है उत्तर मध्यकाल। उसके बाद में क्या आता है, उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार रीति नीति परख। अब ये इसमें क्या था कि भाई उत्तर मध्यकाल में भक्ति खूब कर ली, 200 साल के आसपास भक्ति कर ली। अब भक्ति करने के बाद जैसे जैसे शासकों का बढ़ता वर्चस्व हुआ, अकबर के बाद में शाहजहां आए और शाहजहां के बाद में औरंगजेब वगैरह की नीति आई, तो 1650 ईस्वी के आसपास औरंगजेब ने शासन संभाल लिया था। तो औरंगजेब ने क्या किया, बहुत सारे कि भाई ठीक है, भक्त जितने भी मंदिर थे सब तोड़वा दिए। आपने भी देखा होगा कि जो नाथ द्वारा का मंदिर है श्रीनाथ जी का, तो मथुरा में जितने मंदिर थे सब तोड़वाए गए, उनमें जो मूर्तियां थी वो नाथ द्वारा के सियाड़ क्षेत्र में लाई गई। और इससे भक्ति पर से लोगों का विश्वास उठ गया कि भाई इतने आक्रांताओं ने बहुत ज़्यादा अपने को टॉर्चर किया, लेकिन कहाँ है भगवान, 200 साल से भगवान भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो कहीं आ ही नहीं रहा। फिर लोगों की जो मानसिक स्थिति थी वो ऐसी हो गई कि विलासिता की ओर चले गए। कुछ लोग जो मिडिल क्लास थे या बहुत ही कमजोर वर्ण के लोग थे, कमजोर वर्ग के लोग थे, वो लोग तो भाई अपने भक्ति के अलावा कर भी क्या सकते थे, विलासिता के साधन उनके पास नहीं थे। लेकिन सामंतों का बोलबाला हो गया हर जगह पे, राजाओं का इतना अधिकार नहीं रहा, और सामंत जो होते हैं, जागीरदार होते हैं, उनका बोलबाला हुआ, और उन्होंने क्या किया, जितने भी अपने पैसे वैसे थे सब उड़ाना शुरू कर दिया। और इसी टाइम के आसपास अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेज आ गए। अब आया आधुनिक काल। आधुनिक काल में विविध विषयों और विधाओं से युक्त था, बहुत सारे विषय विधाएं, क्योंकि 1850 के बाद क्या हुई, क्रांति हुई। 1850 ईस्वी के बाद क्रांति हुई, और क्रांति के साथ साथ नए नए जागरण काल बने, जैसे भारतेंदु काल आया तो वो नव जागरण काल लेके आया, है ना। उससे फिर चेतनाएं, राष्ट्रीय चेतनाएं व्यापक स्तर पर उठी, आज़ादी की मांग उठने लगी, तो बहुत सारी विषय हो गए और विधाएं हो गई। विधाएं जैसे कि पहले तो सिर्फ काव्य ही रचा जा रहा था, लेकिन बाद में गद्य विधाएं भी, नाटक साहित्य, नाटक भी लिखा गया, उपन्यास कहानी वगैरह लिखे गए, जिससे लोगों को जन जागृति लाई जाए। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहला काल, प्राचीन काल, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल के बारे में मैंने बता दिया, 1050 से 1450 ईस्वी में था, और भारतवर्ष पर निरंतर हो रहे थे हमले और पश्चिम दिशा से, तो उन हमलों का असर किस पे पड़ रहा था, राजस्थान पर पड़ रहा था। यहाँ के शासकों को क्या करना, संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावनाओं को बनाए रखने के लिए और समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्य का सर्जन किया जाता था। इस काल में वीरता प्रधान काव्य की प्रमुखता होने के कारण इसको क्या कहा गया, वीर गाथा काल कहा गया। इसकी महत्वपूर्ण रचना है श्रीधर व्यास की रणमल छंद। क्या इसको डायरेक्ट पूछते हैं कि रणमल छंद किसकी है, श्रीधर व्यास की है। इस काल में जैन साहित्यकारों की भी रचना उल्लेखनीय रही। अब ये याद रखेंगे, जो जैन साहित्यकार थे वो पश्चिमी क्षेत्र में ही रहते थे। हमारे यहाँ जैनों के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, और जैन साहित्यकार की रचनाएं, इसी टाइम में जो जैन साहित्यकार की रचना थी उनको रास साहित्य कहते हैं, फाग साहित्य या रास साहित्य कहते हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल क्या है, भक्ति काल है। 1450 से 1650 ईस्वी में राजस्थान के इतिहास का संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।
संघर्षों के आधार पर साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। ऐसी प्रवृत्तियों से संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संतों भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई और अपनी कलम से समाज के सभी प्रकार के भेदों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों और भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। इस काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों में अपनी गहरी पैठ बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदाय में राम स्नेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अड़खिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय प्रमुख है। इन संप्रदायों में संप्रदाय थे जो ये लगभग निर्गुण संप्रदाय हैं। इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट था? नाम स्मरण का महत्व था कि भगवान का नाम आप स्मरण करें, जैसे कि नाम माला जपते हैं ना, वैसे निर्गुण उपासना पे बल दिया। निर्गुण उपासना क्या होती है कि मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करनी है, बस आप एक नाम ले लीजिए, कोई भी गुरु का नाम आपका या फिर जो आपके भगवान का नाम है, जैसे राम नाम ले लिया, अब इस राम नाम की उपासना कीजिए। घर बैठे आप गृहस्थ आश्रम में भी ये काम कर सकते हैं। गुरु की महत्ता पर बल दिया कि भाई एक गुरु बना लीजिए, गुरु से बड़ा कुछ ही नहीं है, गुरु ही उस परमात्मा से आपको मिलाएगा। तो गुरु का बहुत महत्व है, गुरु के होते हुए आप कहीं भटकेंगे नहीं। और जाति व्यवस्था का भेदभाव को मिटाते हुए कहा कि जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इन्होंने ये बात कही कि भाई जाति पाति नहीं करनी है, अपने को कुछ ही नहीं पूछना है, जो हरि को भजेगा वही हरि का होएगा, मतलब भगवान का होएगा। आप कोई भी जाति से हो, आप तो बस भगवान का नाम लीजिए और आराम से अपने जो जीवन का आप यापन कर रहे हैं, जीवन यापन कीजिए। इनके साथ साथ सगुण भक्त कवियों ने भी आराध्य देव की वंदना और महिमा को अपने रचनाओं में माध्यम बनाया। सगुण भक्त कवि क्या हो गए? जो ईश्वर की जो मूर्ति पूजा में ध्यान करते थे कि भाई ये मूर्ति है, मंदिर में है, उसमें पूजा करते हैं, कर्मकांड वगैरह सब करते हैं, वो सगुण भक्त कहलाए। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की बेली किशन रुक्मणी री, इनको याद रखना। भाई मीराबाई का क्या थे? मीराबाई के पद थे। पृथ्वीराज राठौड़ के बेली किशन रुक्मणी एक रचना थी। माधवदास ददवाड़िया की राम रासो, इंपॉर्टेंट है बहुत। माधवदास ददवाड़िया की राम रासो। ईश्वरदास की हरिरस, ईश्वरदास की क्या? हरिरस, इंपॉर्टेंट है। देवयान और हरिरस किसकी है? ईश्वरदास की। ये याद रखना, ईश्वरदास या ईश्वरदास भी कर देते हैं इसको, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं ना, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। हरिरस और देवयान। और सायाजी झूला की नाग दमन, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। माधवदास ददवाड़िया की राम रासो, ईश्वरदास की हरिरस और देवयान, और सायाजी झूला की नाग दमन। आगे पढ़ते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, इसका एक नाम रीतिकाल भी है। श्रृंगार, रीति और नीति परक काल था, तो इसको रीतिकाल भी कह देते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। भक्ति काल, जैसे सबसे पहले वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। राजस्थानी साहित्य में उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा है। इसके अंदर श्रृंगार से लेके भी रचनाएं लिखी गई है, रीति की भी रचनाएं लिखी गई है और नीति की भी रचनाएं लिखी गई। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा है। शासकों ने अपने राज्य के कलाकारों साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया है, जिससे साहित्य कला के विविध आयामों का विकास हुआ। इस टाइम बता रहे युद्ध वगैरह इतने ज़्यादा हो नहीं रहे थे, और जो साहित्य और कला के आयाम थे उनको विकास किया। इस काल में श्रृंगार, रीति और नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। किस किस से? श्रृंगार से। रीति क्या होता है? जो काव्य शास्त्र है ना, उनसे संबंधित, और नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेम आख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र की से संबंधित रचनाओं से में अब रचनाओं देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कवि मंछाराम की रघुनाथ रूपक, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? काव्य शास्त्र से संबंधित है। दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काव्य शास्त्र से संबंधित कवि मंछाराम की रघुनाथ रूपक, तो ये पूछ लेंगे रघुनाथ रूपक का जो विषय है वो क्या है? काव्य शास्त्र है। ठीक है। संबोधन परक, अब संबोधन मतलब जो भी नीति से संबंधित, नीति परक जो दोहे थे वो राजयारा सोरठा, राजिया के सोरठे थे। चक्रिया सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा। सोरठा एक तरीके से क्या होता है कि एक व्यंग्यात्मक वो होता है कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी अंग्रेजों से कोई संधि वगैरह करने जा रहे हो, तो उसके लिए एक व्यंग किया जाता है कि आप एक बार देखिए सामाजिक स्थिति कैसी रही है उसके प्रति, और आप अपने फायदे के लिए कुछ ना करें, समाज के प्रति आप देखें, तो सामाजिक व्यंग मान सकते हैं, सोरठे वो होते हैं। इसलिए ये नीति परक के अंदर आते हैं। अब आगे पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल विविध विषयों, विविध विधाओं से युक्त था। 1850 के बाद का काल आधुनिक काल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम 1857
के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ। जो पहली क्रांति हुई 1857 की, उसमें समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ। तब पता चला कि भाई आज़ादी कितनी आवश्यक है, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य का आधुनिक काल कहा। राजस्थानी साहित्य का चेतना का जो शंखनाद है, मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास। अब आधुनिक काल में राजस्थान में कौन इंपॉर्टेंट कवि थे? मारवाड़ के कवि थे बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी सारी किताबें लिखी, जिसमें क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई। इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा। सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में साहित्यिक सामग्री का सर्जन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ और महत्वपूर्ण है। अब राजस्थानी गद्य और पद्य की विशिष्ट शैलियाँ। अब क्या राजस्थानी गद्य और पद्य की विशिष्ट शैली आज ही पढ़ें या कल पढ़ लेंगे अपन, है ना? एक और अलग से बना देंगे, उसमें पढ़ लेंगे राजस्थानी गद्य की शैलियाँ। मेरे हिसाब से ये वीडियो यहाँ तक ही ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में कवर करवा देंगे। ओके, थैंक यू।